ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, आगे करें। इस पे तो मेंस में भी सवाल बन सकता है, ठीक है, कि किस तरह से ये जो एक नई क्लास उभर के आई, इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जिसको बोल रहे हैं, इसका क्या योगदान है। सारा योगदान ही इस तरह शुरू करने वाले ही ये है एक तरह से, ठीक है ना। और वेल इंटीग्रेटेड बट विद वेरिड बैकग्राउंड, ठीक है, इसमें सभी तरह के ही लोग शामिल हैं, जमींदार भी शामिल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल हैं, और नॉर्मल जो नौकरियां करते हैं शहर में वो भी शामिल है, ठीक है ना। लेकिन थिंकिंग जो है वो काफ़ी सिमिलर है, बिकॉज ऑफ इनके ऊपर जो असर है वो एक ही तरह की एजुकेशन का है, वेस्टर्न आइडियाज, रैशनैलिटी, एनलाइटनमेंट के आइडियाज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जिसने भारतीयों को एक दूसरे के नज़दीक कर दिया, और इंग्लिश बन गई लिंगुआ फ्रांका, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज बन गई, ठीक है ना। इजी हो गया, जो भी वो इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वाले भी हों चाहे, वो भी नेशनलिज्म का जो है रीज़न बनना। फेमिलियरिटी हो गई विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, कि ये किन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एट लंदन एंड इन इंडिया, दोनों में क्या फ़र्क है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सो एंड सो। इसके अलावा और क्या पॉइंट है, पॉलिटिकल कॉजेज, उसमें रानी की जो प्रोक्लामेशन थी 1858 की, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला इन्होंने ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किया इन्होंने कुछ नहीं, उल्टा डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ी, एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ गई। सिविल सर्विसेज की एग्जांपल ली है, उसमें भारतीयों की एंट्री बड़ी मुश्किल से हो रही थी, क्यों, एक तो पेपर भी लंदन में होता था, और एज वगैरह भी जो है वो बहुत ही 21-22 साल की एज रखी हुई है, लिट्टन ने तो कम करके 19 कर दी उसको, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, हो गया ये, और बताओ, ये भी हो गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ये जो भी रीडिस्कवर किया हमारे पास्ट को हमारे स्कॉलर्स ने, और इसमें कुछ वेस्टर्न स्कॉलर भी थे, मैक्स मूलर जैसे, संस्कृत, ठीक है, अच्छे से सीखी और अध्ययन किया हिंदू रिलीजन का, वैदिक सभ्यता को समझा, ठीक है, हिंदू रिलीजन के ऊपर बहुत बड़ी कमेंट्रीज दी, और निकल के यही आया कि कुछ भी कोई ख़राब ऐसी कोई चीज़ है नहीं। राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी कहा कि नॉट ओनली हिंदुइज्म बट जो भी रिलीजन है यहाँ पर, सबके सब जो है वो रैशनल थॉट ही है, ठीक है ना। और उसके बाद ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हमने पढ़ा, ठीक है ना। इसी के अंदर ही है भारत माता, है ना। तो इंडिया को मदर गॉडेस देखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ, इन्होंने नॉवल लिखा था, सन्यासी रिबिलियन के ऊपर बेस्ड है, उसमें वंदे मातरम था, और ये जो एक कल्पना उन्होंने की, ठीक है ना, तो ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एकदम से अटैच हो गए नेशनलिज्म के एंगल के साथ, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो अब अवनिंदर नाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाई भारत माता की, वो घर घर पहुंची, और जो इमोशनल अपील उस पेंटिंग ने एक्सट्रैक्ट की, ठीक है ना, तो सीधा सीधा वो एक कॉज बना, ये जो इंडियन, ये जो मदरलैंड है हमारी, ये गुलाम है, ठीक है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और इसकी आज़ादी के लिए तो अब लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या रीज़न देखा, कुछ इमीडिएट रीज़न देखे, इसमें इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बहुत अहम है। 1883 में एक बिल आया जिसमें
इंडियंस को यूरोपियन जजेस के साथ इक्वालिटी मिलनी थी कि वो भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स को ट्राई कर सकते थे, लेकिन ये बिल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, पास नहीं हो सका। अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया कि ऐसे कैसे आप एक गुलाम लोगों को है ना रूलिंग क्लास के साथ इक्वल देख सकते हैं। तो जो एक कैरेक्टर है, एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर, डिस्क्रिमिनेटरी कैरेक्टर है ब्रिटिश का, वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया है ना। ऐसा ही एक केस हुआ सलीग्राम आइडल केस, बंगाल में वो होता है ना, घी डाल दिया जलती हुई आग में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उस दौर के सबसे बड़े लीडर थे बंगाल के अंदर, उनको जेल हो गई इस केस में, जब उन्होंने आर्टिकल लिखे अपने अखबार में कि ये गलत किया है जजेस ने, उनको कोई हक नहीं है हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को अदालतों में ये बुलाने का। उनको गॉड्स को बुला रहे हैं, तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, तो इसने भी पूरा माहौल गरमा दिया। और लिट्टन ऑलरेडी जो सीन में पहले बना हुआ था, ठीक है ना, 1883 तक ही रहा है या 1882-83 तक रहा है। तो उसने कई सारे ऐसे कदम उठाए, अफगानिस्तान के साथ पंगा किया उसने आर्म्स एक्ट पास किया जिसमें इंडियंस को हथियार रखने के ऊपर पाबंदी थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया, हमारी अपनी भाषाओं में जो अखबार छपते थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उसने आईसीएस की एज 21 से 19 साल कर दी। उसने इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी। उसने दिल्ली दरबार सजाया, जबकि पूरे भारत में जबरदस्त अकाल की स्थिति बनी हुई थी, अकाल था, लोग मर गए बहुत ज्यादा, और उसने दिखावे में ये कुछ कर दिया। ठीक है, जो वो एम्प्रेस का टाइटल लिया था क्वीन विक्टोरिया ने, उसकी खुशी मना रहे थे वो। ठीक है, कुछ तस्वीरें इसकी आपको गूगल पे मिल जाएंगी दिल्ली दरबार की, आप देखना। मे भी वीडियो तो नहीं होगी, 1876 की बात है शायद, पिक्चर्स तो हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इमीडिएट रीजन बने। ठीक है ना, और देखो अब आपने कारण तो पढ़ लिया, हुआ क्या, रीजन आपको पता है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस। वो तो आप बोलोगे कि नेशनलिज्म बन गया जी, कहाँ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि जब 1885 में ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक संस्था बना दी भारतीयों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ये कारण है जी और ये कारण के चलते इकट्ठे होकर भारतीयों ने संस्था बना दी। ये तो थोड़ा अजीब लगता है आपको। एसोसिएशनल जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत 1830s में हो चुकी है भारत में, 1830 में, लगभग 50 साल पहले। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, अंग्रेजी हुकूमत के साथ अब तुम फेमिलियर होते जा रहे हो, तुम देखते हो कि कैसे ये काम करते हैं अपने मुल्क में। ठीक है ना, तो कैसे काम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में कि आप प्रेशर ग्रुप्स बनाते हो, आपको आज़ादी होती है पार्टीज बनाने की, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की। एसोसिएशन बना लिया आपने, है ना, हमारे अभी भी आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है ना, याद है, पढ़ा है, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज करके है ना एक आर्टिकल 19(1)(c) में। तो ये जो पॉलिटिक्स है ऑफ एसोसिएशन के ग्रुप बना के चिट्ठी पत्र लिख के अंग्रेजी सरकार को देते हैं कि जी ये हमारी डिमांड है, जैसे आप कॉलेज में करते हो। ठीक है ना, करो भाई सारे क्लास वाले साइन, कोई पंगा हो जाए या कोई चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आप, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, ग्रुप बना लिया। वेल है, टीचर्स की कंप्लेंट भी करते थे, जो भी है देखो आप अब आज करते हो। ठीक है ना, ग्रुप बना लिया, वेलफेयर क्लब बना लिया, यूथ क्लब्स बने होते हैं,
तो ऐसे एसोसिएशन बनाकर पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप प्रेशर क्रिएट करते हो कि जी ग्रुप है हमारा, एक क्लास के इंटरेस्ट के लिए आपने ग्रुप बना लिया कि हमारी ये डिमांडें हैं जी, देखिए इसके ऊपर विचार कीजिए, पूरा कीजिए। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन है, जो ब्रिटिश के साथ जब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं सिंस 1770s, बंगाल के ऊपर वो रूल करना शुरू करते हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, और ऑब्वियस है कि हम क्या कहेंगे कि भाई बनाओ, संस्था बनाओ और चिट्ठियां लिखो, एप्लीकेशंस लिखो, मेमोरेंडम्स दो, डीसी को जाके मिलते हैं कि हमारे एरिया में ये नहीं है, वो नहीं। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन है ये शुरू हो गया था 1830s में, ठीक है ना। करते 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 और साथ में प्रोसेस चल रहा है नेशनलिज्म का, ये कॉजेस एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक वक्त आया कि अब इन लोगों को लगा कि अब ऑल इंडिया लेवल पे हमें एक संस्था बनानी चाहिए। शुरुआत हुई बंगाल में, कोई सभा बनी, मद्रास में सभा बनी, कोई बॉम्बे में बनी, कोई पंजाब में बनी, और धीरे धीरे आपस में ये सभाएं आपस में विचार एक्सचेंज करने लग गए अपने। समय निकलता गया, ये कॉजेस जो पड़े चलते गए, और अल्टीमेटली इमीडिएट रीजंस जो हुए कि बस यार अब तो है ना, ये तो हद ही हो गई, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। और कुछ लोग जो विजन रखते थे उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, ये ऑल इंडिया लेवल के ऊपर सभा बनाने का मतलब ही यही है कि चाहे वो सिर्फ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया के लोग ही हों, लेकिन ये थिंकिंग इस बात का सबूत है कि अब भारत में राष्ट्रवाद जो है वो बेबी स्टेप्स ही चाहे हो वो ले रहा है, ठीक है कि नहीं। और ये तो प्रोसेस आज तक चल ही रहा है, ठीक है ना। आज कौन सा जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है या भारत सरकार है, वो कितना एफर्ट करती है कि भारत के लोग हमेशा एकता बना के रखें, एकजुटता में रहें, ठीक है ना। इसीलिए स्टेट सरकारों की स्कीमें तो आपको पता भी नहीं होंगी, कभी ज्यादा नहीं पता होंगी, थोड़ी बहुत ही हैं। ज्यादा स्कीमें सेंट्रल सरकार की आपको रहती हैं। तो सिस्टम को इस तरह से बनाया हुआ है कि जैसे आपको फील हो कि देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप इंडियंस हैं एंड ऑल, क्योंकि लॉयल्टी जो है वो हम चाहते हैं कि आपकी भारत के प्रति बनी रहे, ज्यादा हो, ठीक है ना। स्टेट सरकारें ज्यादा पावरफुल हो जाएं और फिर आप, हाँ, तो फिर मतलब देयर में बी चांस और टाइम कि आपको लगे कि स्टेट सरकार हमारे लिए ज्यादा करती है, सेंटर कुछ नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं करती। तो काफी केयरफुल सोचा समझा ये सारा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने देखा होगा कि यूनियन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। कंट्री हम फेडरल हैं लेकिन उसके बावजूद भी यूनियन ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज हिस्ट्री और नेशनलिज्म ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, ये अभी भी नेशन पूरी तरह से नहीं बना। अभी भी कई लोग कहते हैं कि वी आर नॉट नेशन, वी आर अ नेशन इन द मेकिंग। अभी भी भारत में नेशन बनने की प्रक्रिया चल रही है, चलती रहेगी, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन है वो शुरू हो गई 1830 से। तो हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशंस को पढ़ेंगे, सवाल इसमें से प्रीलिम्स में बनेंगे, मेंस में तो कोई ज़्यादा सवाल बनने के स्कोप इसमें है नहीं। ऐसी पहली एक संस्था, क्योंकि बंगाल में सबसे पहले वो रूल करना शुरू करते हैं और बंगाल से ही ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उठ के, ठीक है ना, एक नई क्लास बनाते हैं। तो 1830 तक आते आते तो आप देखो कि 36 में पहली एक सभा बनी, कौन सी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। एक संस्था बनी जिसके काम के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता,
ठीक है ना, कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी जो कुछ कागजात हैं अभी भी हमें पता चलता है कि इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो खर्चा था, बहुत ज्यादा खर्चा करती थी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऊपर, लोगों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। इन्होंने जो रेंट फ्री लैंड्स हो नवाब के टाइम पर हुआ करती थी, अंग्रेजों ने तो बंद कर दिया था, हमें तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इनको चाहिए था, तो इन्होंने कुछ ऐसी डिमांड्स रखी कि जैसे गरीबों के लिए तो कोई डिमांड इसमें नजर नहीं आ रही, तो शुरू की जो भी ये एसोसिएशंस हैं, ये आपको एक बहुत ही माइनॉरिटी जो क्लास है, अमीर वर्ग जो है, उसके ही इंटरेस्ट के लिए काम करती दिखाई पड़ेगी। खैर पहली क्या थी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, कुछ ज्यादा पता नहीं इसके बारे में हमें, बट फिर भी ये 36 में बनी। जो ज्यादा मशहूर हुई वो थी 37 में एक बनी, क्या है नाम, बंगाल जमींदारी एसोसिएशन। अब आप देखो कि वो जमींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस ने लगाया और उम्मीद बड़ी थी कि बड़ा कुछ अच्छा होगा, लेकिन ज्यादा कुछ तो अच्छा हो नहीं पाया। जमींदारों को सनसेट क्लॉज हमेशा ही तंग करती रही। आगे चलकर तो इनसे उन्होंने पुलिसिंग पावर, जुडिशियल पावर, वो भी सब ले लिया। जो भी इंटरेस्ट थे जमींदारों के, उसकी पूर्ति के लिए जमींदारों ने क्या बनाया, एक सभा बना ली ना, पूरे नाम से ही क्लियर है, बंगाल जमींदारी एसोसिएशन। अंग्रेजी में इसका बाद में नाम क्या पड़ा, बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी। पोजीशन तो इनकी लिबरल थी। लिबरल का मतलब ये होता है कि सभी के लिए जो है फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी जरूरी है, लेकिन फिर भी जो इनका ज्यादा फोकस था वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए ही था। जमींदारों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए एक ऐसी सभा बनाई गई। और तो और इनके जो लोग थे सभा के, उन्होंने बड़ा अच्छा ये एक एफर्ट किया। राजा राम मोहन रॉय के दोस्त हैं विलियम एडम करके, उन्होंने इंग्लैंड में पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया रिगार्डिंग इंडियन अफेयर्स, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई इंग्लैंड में 1839 में। और दोनों ने मिलके, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों ने मिलके एक कमेटी बनाई जिसने हमारी या जमींदारों की जो कुछ डिमांड्स थी उसको इंग्लैंड के लोगों के आगे रखा। वहां के अखबारों में छपे, ठीक है ना, पेपर्स निकाले गए, पैम्फलेट्स छपे होंगे। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। एक क्या बनी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसमें भी क्या था, ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ द पब्लिक वेलफेयर बाय पीसफुल मीन्स। देखो 36 में, 37 में लैंड होल्डर, 43 में चेंज हो गया नेचर, कुछ तो बदलाव हुआ। यहां बात ज्यादा किसकी हो रही थी, जमींदारों के इंटरेस्ट्स की। लेकिन 43 में जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया, जमींदारी तो नाम इसमें है नहीं ना, ये तो नई सभा है कोई। तो ओवरऑल सभा क्या क्या पर्पस है, पब्लिक वेलफेयर जो भी हो सके, दायरे में रहकर, लड़ाई नहीं करनी अंग्रेजों के खिलाफ, मोर्चे नहीं खड़े करने। 43 का दौर है और 57 में विद्रोह भी होना है। तो ये लोग, हम पहले भी हमने बात की थी कि ये जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था, इन्होंने 57 की रिवोल्ट को कोई ज्यादा अच्छा नहीं समझा। इनको लगा कि ये ना होता तो बेहतर ही था। क्यों, क्योंकि रिफॉर्म जो थे समाज में हमारे, बढ़िया एक रेस पकड़ रहे थे, अब वो रोकी जाएगा, अब अंग्रेजों ने क्यों करना। ये सोसाइटी और बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी दोनों मिल जाते हैं आपस में और क्या बन जाते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन 1851। अगर आपने वो एपिसोड देखा हो भारत एक खोज का, इंडिगो रिबिलियन वाला, अभी नहीं देखा, चलो इंडिगो वाले में इस संस्था का जिक्र आता है।
ठीक है ना, जिक्र आता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने ये जो नील की खेती में फंसे हुए थे किसान, जो शोषण उनका हो रहा था, उसके खिलाफ भी आवाज जैसे उठाई हो। तो 1851 में ये एक बनी सभा। हालांकि अभी भी ये जो भी पॉलिटिक्स है, एसोसिएशनल पॉलिटिक्स, डोमिनेटेड बाय जमींदार। आम लोग जो है वो नहीं है, वो तो बहुत बाद की बात है, वो तो स्वदेशी मूवमेंट में दिखाई देंगे कुछ। और अल्टीमेटली जो श्रेय जाता है आम गरीब लोगों को, किसान या आम लोगों को नेशनलिस्टिक ये लड़ाई में खींच लाने का, वो तो महात्मा गांधी को ही जाता है। ठीक है ना, क्योंकि शुरू के जो कांग्रेसी थे वो तो ये बिलीव ही नहीं करते थे कि आम लोगों का कोई रोल है भी इसमें। उनको लगता था कि इनको क्या समझ है, ठीक है ना, और इनको कंट्रोल करेगा भी कौन, इतने ये लोग हैं, इनको अपना काम करते रहने दो, हम लड़ेंगे लड़ाई ब्रिटिश के खिलाफ, जो भी लड़नी है। कैसे लड़ेंगे? चिट्ठियां लिखेंगे कि हमें स्वराज दे दो, हमें ये दे दो। ये तो धीरे धीरे बात क्लियर हो गई कि ऐसे तो आज़ादी मिलने वाली नहीं है, सड़क पे तो आना ही पड़ेगा, कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। लेकिन अब इन सालों में अगर आप सोच लें कि खड़े हो जाते लोग, तो थोड़ा अजीब लगता है। उस हिसाब से खड़े तो हुए, लेकिन वायलेंट मीन्स वाले माहौल में आ गए 57 की रिवोल्ट। ठीक है, तो ये सभा बन गई। अब पूरा इसमें लिखा हुआ है कि इस सभा ने क्या क्या डिमांड्स रखी ब्रिटिश के आगे, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ ए पॉपुलर कैरेक्टर। जैसे आज की विधानसभा होती है, आम लोगों वोट करते हैं, उसी में से चुन के जाते हैं, पार्लियामेंट है हमारी, वैसी डिमांड रख दी उस जमाने में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ ए पॉपुलर कैरेक्टर। पॉपुलर कैरेक्टर का मतलब आम लोगों की विल झलकती हो जिससे। यहां पॉपुलर शब्द का मतलब वो नहीं है जो हम नॉर्मली समझते हैं कि ये बड़ा पॉपुलर बंदा है। नहीं, पॉलिटी में कई बार शब्द आ जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जी, इसका नेचर क्या है, पॉपुलर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फेमस इंस्टीट्यूशन है। पॉपुलर नेचर का मतलब होता है कि आम लोगों का कुछ इसमें हिस्सेदारी क्या है। ठीक है ना। दूसरा इन्होंने लिखा कि ये सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शंस, रिडक्शन ऑफ सैलरीज, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, आबकारी एंड स्टैंप ड्यूटीज। और ये चाहते थे कि हम सभाएं जो हैं अपनी ब्रांचेस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो है पूरे ब्रिटिश एम्पायर के हर जिले में खोल दें। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वो एक संस्था आपको नजर आती है जो ये चाहती है कि वो ऑल इंडिया लेवल पे जाए। अभी तक क्या है देखो, इसके नाम के आगे भी बंगाल है, ठीक है, इसके नाम के आगे भी बंगाल है, लेकिन जो दोनों ने मिलके बना दी उसमें से बंगाल शब्द हट गया, सिर्फ क्या रह गया, ब्रिटिश इंडिया रह गया। तो अब आप बंगाल पे फोकस नहीं कर रहे, अब आप पूरे ही एम्पायर को लेकर चिंतित हैं। तो ये पहला मेजर एक स्टेप जरूर हमें नजर आता है। इन्होंने ब्रांचेस जो कहीं ना कहीं खोली, वो जैसे कि मद्रास में उसका नाम पड़ा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है ना, काम करते रहे। उसी तरह अब ठीक है, सभा बन गई, बंगाली जो भद्र लोग हैं, अपर क्लास वाले हैं, वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन अभी भी वो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ब्रिटिश के साथ कोई मेजर पंगा नहीं चाहते। वो आराम से बातचीत से ही जो भी हो सकता है वही करना चाहते हैं। ऐसा कोई आंदोलन वाला कोई किसी का मूड कुछ नहीं है। अब होता यही है कि आपकी पेशेंस, कुछ लोगों की पेशेंस जवाब देने लग जाती है कि भाई यार कितने साल हो गए, एसोसिएशन बनाई, चिट्ठियां लिखी, क्या हुआ, कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ, कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ, और इतनी लूट मची हुई है, तो क्या करें, अब कुछ तो करें। ऐसे में कोई ना कोई और आगे आएगा, वो अपनी अलग सभा बनाएगा,
ऐसे में उठे शिशिर कुमार घोष, इसने अपनी संस्था के नाम से ब्रिटिश ही उड़ा दिया, इंडियन लीग ही बना दी 1875 में। क्रांति क्रांति हो गई, बहुत साल बीत गए, कुछ नहीं हासिल हो रहा हो, जैसे भाई थोड़े गर्म ख्याली नजर आते हैं आपको नाम से ही, ठीक है ना। लेकिन एक और बन गई फिर, पुराने वाले जो थे ना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उनको लगा कि हमें ये पीछे कर दिया, आपस में भी तो चलता ही रहता है, उन्होंने बना दी अपनी एसोसिएशन, इन्होंने भी ब्रिटिश उठा दिया, ठीक है ना। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस तो claimed to be a political society representing the middle class and the ryots, aimed to promote education, political activism, freedom of the press, so and so। इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी में बड़ी एक्टिव थी ये संस्था, सलीग्राम आइडल केस में तो थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के ऊपर जो कंटेम्प्ट केस चला बाद में, इसके बारे में तो कोई जानकारी है, ठीक है। तो ये सवाल आते हैं आपको कि सबसे पहले कौन सी, फिर कौन सी, और कौन सा बंदा किससे जुड़ा हुआ है, प्रीलिम्स की सारा मसाला है, ठीक है ना। उसी तरह बॉम्बे में आ जाओ तो अभी हमने पढ़ा है, बॉम्बे एसोसिएशन बनी जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का ही एक जैसे कि ब्रांच हो। तो बॉम्बे में कौन लोग थे वहां के मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया में, क्या नाम आते हैं, ये नाम आते हैं काशीनाथ त्रिम्बक तेलांग, केटी तेलांग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नारावजी, महादेव गोविंद रानाडे, भंडारकर, कितने नाम हमने पहले भी पढ़े हैं, ये भी आ गए, ठीक है ना। और 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे वाज एजुकेटेड, अ फिगर हायर देन इन बंगाल, ठीक है ना। बट उसके बावजूद भी काफी कंजर्वेटिव थी, बंगाली काफी आगे निकल चुके थे। केशव चंद्र सेन की एग्जांपल लो, मेरे क्या नहीं, तो बहुत आगे की सोचने लग गए समाज सुधार में। लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रार्थना समाज वाले वो कहते थे कि भाई हमने अपने पास्ट से नाता नहीं तोड़ना, ग्रेजुअली हम सुधार करने वाले हैं। तो बॉम्बे वाले लिटिल बिट कंजर्वेटिव, ठीक है, आराम से चलना चाहते हैं। कई मायनों में तो वो रिवाइवलिस्ट भी थे, ठीक है, जैसे आर्या समाजी भी हैं। तो एसोसिएशन जो भी है उसमें दादा भाई, सोराबजी बंगाली, रानाडे, ये आगे थे, ठीक है। आपको याद होगा वो पारसियों ने रहनुमाई मासद्यासनम सभा भी बनाई थी, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंडेड बाय नावरोजी बंगाली टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ विमेन, सो एंड सो इन ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन एंड पारसी कम्युनिटी, प्रार्थना समाज। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी 1885 में, इल्बर्ट बिल के ना पास होने पर इन्होंने भी काफी, ठीक है, गुस्सा दिखाया। ये सब है। पूना में जाओ तो पूना में पूना सार्वजनिक सभा, काफी मशहूर ये थी पूना सार्वजनिक सभा। अब शुरू में क्या है देखो नाम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, उससे पहले बॉम्बे एसोसिएशन। पूना में क्या नाम आ गया, एक सभा बनी पूना सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सबका ही भला चाह रहे हैं। बनाई तो रानाडे ने ही थी, साथ में जीवी जोशी, दोनों इकोनॉमिक क्रिटिक भी करते हैं ब्रिटिश रूल का। लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इस संस्था को ओवरटेक कर लिया, और होता ना कि इसमें गर्मी फूंकी उन्होंने। वो गर्म स्वभाव के थे रानाडे और जोशी, ये ठंडे मत वाले थे। अभी एक दो चैप्टर कल ही आ जाएगा कि कांग्रेस जो बनी और आगे चलकर वो दो धड़ों में बट गई, गरम दल और नरम दल। तो है ना, अभी से देख लो कि तिलक जो है वो गरम दल है, और गोखले, रानाडे, फिरोज शाह मेहता, ये सारे नरम दल है। नरम दल वाले बिलीव करते थे आराम से काम करने का है, आम लोगों को सड़कों पे नहीं बुलाना, आ जाओ इकट्ठे होके करते हैं कुछ, फूक दो गाड़ियां, फूक दो,
तिलक को लगता था कि ये जो पॉलिटिक्स होती है चिट्ठियां लिखने वाली, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। वो कह रहे थे कि अमेरिका ने कैसे आजादी हासिल की है, चिट्ठियां लिख के, जंगें करके हासिल की है। और भी स्पेन वाले वो कर रहे थे साउथ अमेरिका को, पोर्चुगीज ने साउथ अमेरिका में कर रखा था, कितने लोगों को गुलाम बनाया हुआ था मुल्कों को, उन्होंने क्या ऐसे चिट्ठियां लिखी इनको। इनकी एक लिमिट है, ये भी करते रहो, लेकिन जरूरी है कि इनको अपनी ताकत भी तो दिखाए ना, ठीक है ना। तो वो लोग समझने में नाकाम ही, मतलब गरम दल वाले तो ये समझने में नाकाम थे कि कैसे एक आइलैंड साइज का कंट्री, एक कॉन्टिनेंटल साइज की कंट्री को गवर्न कर रहा है, मतलब गुलाम बनाया हुआ है। वो आइलैंड है, ये सब कॉन्टिनेंट लेवल की कंट्री है। तो मतलब मानसिकता ही है ना कि जो हम समझ बैठे हैं कि भाई नहीं नहीं, इनसे तो आज़ादी हासिल हो ही नहीं सकती, ये तो ठीक है ना। वो ये सारे ही हैं, खैर सबका ही कंट्रीब्यूशन है, धीरे धीरे ही जोश बनता है, ठीक है। तो खैर ये था एक तिलक का पूना सार्वजनिक सभा, उसने ज्यादा इसमें काम किया। राणा डे और दूसरे उनको तो इन्होंने साइड लाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मद्रास में आ जाओ तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन तो पता ही था, लेकिन ज्यादा जो काम किया वो थे मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा कौन कौन है? वी राघवाचार्य, सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चरलू, ठीक है ना। 1885 में लगभग 100 एसोसिएशंस मद्रास प्रेसिडेंसी में दिखाई दे रही थी। सभा बाकी की जो प्रेसिडेंसीज की सभाएं थी बॉम्बे, बंगाल में, उनसे भी आपस में बातचीत कर ही रहे थे। तो 1880s तक आते आते तो ये लोग, ये जो सभाएं थी अपने अपने रीजन में, ठीक है ना, आपस में जुड़ चुकी थी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से ये लोग जानते थे, एक दूसरे की राइटिंग्स को पढ़ रहे थे, अखबारों को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसी तरह कुछ संस्थाएं भारत के बाहर भी बनी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने तो इंग्लैंड में चुनाव लड़ा, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, जीत गए। समझो कि ये क्या हो गया, एक गुलाम बंदा, गुलाम मुल्क है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इंडिया में तो चुनाव हो नहीं रहे, इंडिया में तो ऐसे कोई पॉपुलर इलेक्शन होते ही नहीं है इस दौर में, तो भाई साहब लंदन ही चले गए, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटिश सब्जेक्ट तो ब्रिटिश सब्जेक्ट है, वो चाहे लंदन का हो चाहे वो अंग्रेज इंडिया में रह रहा हो, तो वहां जाकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए, ठीक है ना। हाउस ऑफ कॉमन सेंट्रल फिन्सबरी से मेंबर भी बने। तो काफी पहले से वो लंदन में एक्टिव थे दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई थी उन्होंने, इसके मेन लीडर में मेहता, बैनर्जी, मनमोहन घोष, ये सब थे। बाद में ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ ही मिल गई, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी किन्होंने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो काम इनका ये था कि लंदन में, इंग्लैंड में, आप वहां के लोगों का दिमाग बदलें कि भाई इंडिया में बहुत गलत हो रहा है, और ऐसा वो जब कर पाएंगे तो वो अपने एमपीज पे, अपनी सरकार पे दबाव बनाएंगे। क्या हुआ? इतनी खुशी, क्या हुआ? चलो, समझ आ रहा है? या तो खुशी ज्यादा होती है जबकि समझ ही नहीं आ रहा, बैठे हैं ऐसे ही हंसी आ जाती है। अच्छा, वो वहां पे चुनाव जीत गए, ठीक है। और बड़ा कुछ किया भाई दादा ने, ठीक है। इसीलिए दादा को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा को क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे,
फेमस पर्सनालिटीज। पढ़ना तो मैंने तो क्या पढ़ाना है, आपको पर्चा दे देंगे, आप पढ़ लेना। अब ये तो क्या ही पढ़ाना कि दादा का जन्म यहाँ हुआ, दादा ने फिर यहाँ ये कर लिया, फिर या दादा ने वहां से पढ़ाई कर ली, फिर दादा ने ये किताब लिख दी, वो तो पढ़ ही लोगे आप। एक ही दादा की किताब याद रखनी है आपको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये दादा ने बाहर किया, इनके अलावा और भी बहुत होंगे, लेकिन मेन यही काम था। अब ये बात हो गई कि एसोसिएशनल पॉलिटिक्स 1850 के बाद तो काफी एक्टिव है, ठीक है ना। क्वींस की प्रोक्लामेशन हुई, इंडियंस को लगा कि ठीक है, होप है एक पढ़े लिखे लोगों के लिए कि ब्रिटिश उन्हें अपने साथ मिलाकर ही आगे चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ना ही था हमने, तो ठीक है ना, डिमांड्स रखनी थी। बंगाल वाले भी पढ़ लिख गए हैं, बॉम्बे वाले भी पढ़ गए हैं, पंजाब में भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सभी जगह अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, और सभी जगह एक ही डिमांड है, नौकरियां दो हमें, आपका सारा सिस्टम हमें पढ़ लिया। दूसरा, कहते आप कुछ और हो, करते कुछ और हो, हिपोक्रेसी है, ठीक है। लंदन में आप डेमोक्रेसी की ऊपर बातें करते हो, यहाँ पे हमें गुलाम बनाया हुआ है, वहां पे रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता। इंडिया में इंडियंस को नौकरी नहीं है, सभी की एक जैसी डिमांड्स हैं, तो इकट्ठा तो उन्होंने होना ही था। और चले 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 पहुंच गए 1880s में। तो 1885 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हुआ कि ये जो आपकी इंडियन एसोसिएशन है ना, इंडियन एसोसिएशन, तो पहले क्या बना, बंग भाषिका प्रकाशिका सभा, फिर क्या बना, बंगाल जमींदारी एसोसिएशन, फिर बंगाल जमींदारी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिलकर बनाते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बाद में कुछ सालों बाद हमें दिखाई देती है शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग, जिसको ओवरशैडो कर दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नई सभा ने, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। आ गए ना। इंडियन एसोसिएशन ने एक फैसला लिया कि अब वो पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस दिसंबर कलकत्ता 1883 में ऑर्गेनाइज करेगी। क्यों उनको लगा कि करना चाहिए ऐसा? कलकत्ता में एक ट्रेड एग्जीबिशन लगना था इस साल, और जब ट्रेड एग्जीबिशन लगता है तो पूरे भारत से फिर लोग इकट्ठा होंगे ही, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के साथ में ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रख देते हैं। लोग देखने आएंगे ही, ट्रेड फेयर वगैरह, ट्रेड एग्जीबिशन बहुत बड़ी लगी थी, वो पूरी दुनिया से मशीनें जो भी खोजें हो रही थी वो सब लेकर आ रहे थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा कि ये मौका है, ट्रेड एग्जीबिशन के बहाने आ जाएंगे और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एक करेंगे और पूरे इंडिया के लिए जो भी इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे और आगे की कोई रणनीति क्या होगी ये भी तय करेंगे, ठीक है ना। मेन ऑर्गेनाइजर कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी ए सक्सेस। कॉन्फ्रेंस हुई, सक्सेस हमें लगता है कि ये हो गया सारा। क्यों? क्योंकि 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट पूरे भारत से, पंजाब हो, मद्रास, बॉम्बे, सब जगह से 100 बंदे पहुंच गए, पार्टिसिपेट किया। पहली बार हुआ ऐसा। कॉन्फ्रेंस जो हुई 2 साल के बाद एक और काम हो गया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, ये भी एक्टिव था। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। ह्यूम कौन है? एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है जो ये समझ रहा है, सोच रहा है कि भारत के लोगों को एक नेशनल लेवल पे एक संस्था जरूर बनानी चाहिए। ऐसे अलग अलग रीजन में अलग अलग काम करने से कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भारत की आजादी की बात कर रहा है, बस माहौल होता है एक उसके एसोसिएशनल पॉलिटिक्स, माहौल गरमाई इतनी गई थी कि कुछ
लोगों को, फिर पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि क्यों ना ऑल इंडिया लेवल पे बना लेते हैं, कौन सा कोई बगावत करनी है, उल्टा बगावत रुक जाएगी। मान लो कि आपका दर्द सुनने वाला कोई है ही नहीं, या तरीका ही नहीं है कोई अपना दर्द बताने का, तो आप हथियार ही उठाओगे फिर। तो क्यों ना ये पार्टी पुर्टी बनाकर ही जो है इस तरह की समस्या का हल कर लिया जाए। एक थ्योरी है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी बोलते हैं जिसको, पता नहीं सच है या नहीं है। खैर, एओ ह्यूम ने चिट्ठी लिखी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि भाई एक ऑल इंडिया लेवल की संस्था बनाने की जरूरत है, और पूरा जोश भर दिया। ठीक है, इन 2 सालों में जो भी हुआ, 83 में कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद एक्टिव ही रहे ये सारे बंदे। अल्टीमेटली 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन फॉर्म हुई। ह्यूम ने ऐसा किया और पूरे कंट्री में टूर किया, प्रेसिडेंसीज में अनाउंस किया कि इस यूनियन की अगली जो कॉन्फ्रेंस है वो हम दिसंबर में रखेंगे पूना में। ठीक है, 100 वहां आए थे, और भी आना चाहें तो दिसंबर 85 में पूना में आ जाए। तैयारियां हो गई, लेकिन ऐन मौके पे क्या हुआ कि पूना में वो हैजा फैल गया, बीमारी फैल गई, कॉलरा एपिडेमिक इन पूना। तो इसको शिफ्ट करके कहां कर दिया गया, बॉम्बे में। तो बॉम्बे में लगभग ये 72 सेल्फ अपॉइंटेड डेलीगेट्स इकट्ठा हुए पूरे भारत से। ठीक है, और फैसला हुआ कि ऑल इंडिया लेवल की एक संस्था हम आज बना देंगे। ह्यूम ने खैर बनाई दी थी इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि यूनियन शब्द ठीक नहीं है, इसकी जगह हम रखेंगे कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। ठीक है ना, लेकिन बैकग्राउंड तो इसकी शुरू हो चुकी है 1883 के इंडियन एसोसिएशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस से। एओ ह्यूम ने अगले साल इंडियन नेशनल यूनियन बना दी, जिसकी मीटिंग अगले साल 85 पूना में होनी थी, लेकिन बॉम्बे में हुई। कहाँ हुई, तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। और नाम इसका मतलब फॉर्मली ये बनी 1885 में विद द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस। यूनियन हटाकर क्या कर दिया, कांग्रेस कर दिया। क्यों कर दिया, ये तो पूछेंगे ही नहीं। जब आप पूछेंगे नहीं तो मैं बताऊंगा कि आपको पूछना तो चाहिए कि यूनियन क्यों हटा के कांग्रेस लिखा गया। ठीक है, चलो पूछना तो था फिर। ठीक है, यूनियन जो शब्द है वो जैसे कि एक ही, जैसे आप क्लास है, अब आप में कॉमन क्या है कि आप इस बैच में हैं और फलानी चीज के लिए कोचिंग लेने आए, आपके सारे के इंटरेस्ट जो है वो सिमिलर है। आपको टाइमिंग सही चाहिए, आपको टीचर प्रॉपर चाहिए, आपको किताबें चाहिए, नोट्स चाहिए, सब चाहिए, एसी चाहिए क्लास में। तो आप एक जो फिर सभा बनाओगे, एक एसोसिएशन बना लोगे या एक यूनियन बना लोगे। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन होती है, ठीक है, सफाई कर्मचारियों की एक यूनियन होती है, वर्कर्स की यूनियन होती है, उसमें एक ही तरह के लोग होते हैं और वो अपने हकों के लिए सभा बनाकर, यूनियन बनाकर लड़ते हैं। ठीक है, तो यूनियन में तो ऐसा नहीं है कि अब किसान यूनियन है तो वो किसानों का जो इंटरेस्ट है उसके लिए काम करेगी। कांग्रेस का मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसका मतलब ये है कि जिसमें जो भी बंदे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो अपने किसी इंटरेस्ट के लिए इसमें नहीं है, वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके हकों के लिए वो लड़ेंगे। तो वो किनको रिप्रेजेंट करने वाले थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत के, पूरे भारत के लोगों को वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हालांकि भारत के लोगों ने उन्हें हक नहीं दिया कि आप
यू आर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसा नहीं है। कौन सा कोई चुनाव हुए थे, लेकिन दे बिलीव्ड कि दे कैन रिप्रेजेंट होल इंडिया, ठीक है ना। तो कांग्रेस और यूनियन में ये फर्क है कि यूनियन में जो भी होता है वो उनके अपने इंटरेस्ट के लिए चलती है यूनियन। कांग्रेस का मतलब किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो उनका अपना इसमें कोई लालच नहीं है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। हाँ, तो काफी पार्टीज के नाम है ना कांग्रेस में, जैसे यही पार्टी अभी भी चल रही है, तृणमूल कांग्रेस है, साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, एएनसी एक ऐसी पार्टी है। कई और मुल्कों में ये पार्टीज हैं जिनके पीछे कांग्रेस शब्द आता है, और अमेरिका के लेजिस्लेचर को तो कहते ही कांग्रेस है। तो कांग्रेस का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, उसमें एमपीज हैं उनके, ठीक है, सेनेटर हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सारे के सारे क्या हैं, किसी के लिए वहां पे बैठे हैं, जैसे हमारे एमएलएज और एमपीज, ठीक है। तो ये बन गया। और जो पहली ये सभा हुई, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। जो भी अभी आगे पढ़ेंगे, अब आपको एक सवाल तो आ ही गया कि 1885 में कहाँ पे हुआ सेशन? बॉम्बे में हुआ, फलानी जगह पे हुआ। पहले प्रधान कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। उसी तरह दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही याद रखने, चौथा कहाँ हुआ, पांचवा, ये तो बहुत है, 47 तक होएंगे ही, उसके बाद भी हो ही रहे हैं, वो तो हमें नहीं पढ़ने, ठीक है ना। 47 तक तो बनता ही है पढ़ना, लेकिन सारे नहीं पढ़ने। जिनका जिक्र आएगा इसमें कि भाई जी 1905 में फलानी जगह पे हुई बैठक, ठीक है, 1907 में यहाँ हुई, 1916 में यहाँ हुई, 1917 में यहाँ हुई, 24 में यहाँ हुई, बीच बीच में से आएंगे। जितने भी आएंगे उनके प्रेसिडेंट कहाँ हुआ, उसका क्या नतीजा निकला बैठक का, वो सब आपको याद होना चाहिए। तो पहली बैठक में क्या तय हुआ बताओ आप? पहली बार मिल रहे हो, ऑल इंडिया लेवल एक संस्था आपने बना दी है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? और सारे आप ठंडे मत वाले हैं, सारे आप ठंडे मत वाले हैं, मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। क्या है? मॉडरेट्स हैं, ठीक है। तो खैर उससे पहले ये जो मैंने अभी बताया कि कांग्रेस बनी, तो आगे चलकर जब कांग्रेस ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पा रही थी, तो कई कांग्रेसियों को ये लगा कि जैसे कि कांग्रेस खुद ही ब्रिटिश की बनाई हुई संस्था है जानबूझकर, ताकि कोई बगावत ना हो, और जो भी गुस्सा है वो ये चिट्ठियां लिखते रहे और निकलता रहे गुस्सा इनका। लाला लाजपत राय ने अपनी एक किताब में ऐसी एक थ्योरी का जिक्र किया जिसको कहते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया किसने बताइए? A.O. ह्यूम ने। लिखा है ना A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम ने बनाया। A.O. ह्यूम कौन था? कोई कहता है कि A.O. ह्यूम तो दोस्त था, या वो खुद एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। वो दोस्त था उस दौर के वाइसरॉय का, और कोई ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिली इनको तिब्बत से, ले लू से, कि जी कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है? कि विद्रोह, भारतीय लोग विद्रोह करने वाले हैं। पता नहीं ये क्या उल जलूल रिपोर्टें, पता नहीं कहाँ मिली कहाँ नहीं, और आगे ऐसा रख दिया। डफरिन जो था उस समय वाइसरॉय, लॉर्ड डफरिन, उसका दोस्त है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न ने एक किताब लिखी, बायोग्राफी लिखी अपने दोस्त की, डफरिन की, उसके मरने के बाद। तो उसने अपने दोस्त के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं बातें लिख दी कि डफरिन इतना इंटेलिजेंट था कि उसने जानबूझकर A.O. ह्यूम को कहा कि भाई तू एक ऐसी पार्टी बना दे इंडियंस की
तू भी बीच में ही रहना इनके, और इनका जो भी गुस्सा है ब्रिटिश के खिलाफ वो धीरे 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 निकलता रहेगा और हमारा रूल हमेशा के लिए चलता रहेगा। ऐसी इस थ्योरी में कोई दम है नहीं। एओ ह्यूम ना भी होता तो क्या भारत के लोगों के यही बस की बात नहीं थी कि वो एक सभा बना लेते ऑल इंडिया लेवल पे? 1836 से सभाएं तो बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं? और इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑलरेडी नेशनल लेवल के लीडर बन चुके, राणा डे, गोखले, पूरा भारत इनके नाम जानता है जो एक्टिव है पॉलिटिक्स को लेकर। तो ये कहना कि एओ ह्यूम ने ये किया और ये संस्था एक सेफ्टी वाल्व की तरह बनाई गई, इस थ्योरी में कोई ज्यादा दम नहीं दिखाई देता। उल्टा एक ऐसा मत भी है क्या कि भारतीय ज्यादा चालाक निकले। कैसे? सभा तो उन्होंने बनानी ही थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर हम खुद ही ये सब कुछ करेंगे तो ब्रिटिश डंडा चलाएगी, हो सकता है इसको कानून पास करके इलीगल घोषित कर दे और हमें काम ही ना करने दे बिल्कुल। क्यों ना इन्हीं का ही कोई एक बंदा साथ में जो हम मिला सकते हैं उसको यूज करते हैं, ताकि ये एक मैसेज ब्रिटिश को हमेशा रहे कि ये संस्था कोई बगावत के लिए नहीं है। इसमें तो खुद बहुत सारे ब्रिटिश जुड़े हुए हैं इसके साथ। ये तो इंडिया में लिबरलिज्म के लिए है, धीरे धीरे सुधार के लिए है। ब्रिटिश की दरिया दिली में इनको विश्वास है, ऐसा इनको लगता रहे। तो ये भी है कि ये सेफ्टी वाल्व नहीं थी जो ब्रिटिश ने बनाया, ये तो इंडियंस ने एक सेफ्टी वॉल खड़ी की एओ ह्यूम को साथ में रख के। तो ये मत ज्यादा समझदारी का काम लग रहा है, ना कि ये कोई साजिश है या कुछ और है, ठीक है ना? ये लाला लाजपत राय जी ने थ्योरी बना दी सेफ्टी वाल्व की, लेकिन इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है इस बात में, ठीक है ना? तो ये है। एक और चीज यहां पे समझो कि जब कांग्रेस बनी, अगर वो सेफ्टी वाल्व होती, ब्रिटिश की ही साजिश होती, तो ब्रिटिश उसे वेलकम करते कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत समझदारी का काम किया है तुम लोगों ने, जो सभा बनाई है, शाबाश, आओ बैठते हैं, बात करते हैं। जैसे ही सभा बनी, कांग्रेस बनी, क्या क्या स्टेटमेंट्स आई ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा? लॉर्ड डफरिन ने खुद कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। मजाक उड़ाया और जानबूझकर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो पहले से ही चला रहे थे उसको और आगे किया। क्या कहा कि कांग्रेस जो है ना, ये कोई सच में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। कौन है इसमें? इसमें ये सारे अमीर लोग हैं, इंडिया के जमींदार लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ठीक है? आम लोग कौन है भाई? तुम में गरीब किसान कौन है? तुम में कोई भी नहीं, सारे ब्राह्मण है, सारे नहीं तो 90% ब्राह्मण है, उच्च वर्ग के लोग हैं। तो ये तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। मतलब माइक्रोस्कोप लगाओगे तो भारत के समाज में ऐसे लोग दिखेंगे, और ये अपने आप को क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होल इंडिया। मजाक उड़ाया डफरिन ने। तो लॉर्ड री ने क्या कहा है? लॉर्ड री ने भी कुछ कहा होगा, ठीक है? और डफरिन ने तो कहा कि प्रिंसली स्टेट्स, जो राजे महाराजे हैं, कांग्रेस से दूर रहना। तो शुरू से ही कांग्रेस बनी, उसी दिन से ही मानो कि ब्रिटिश को लगा कि ये तो पंगा कर दिया है, और पक्का ये बात हुई होगी, उन्होंने ह्यूम को गालियां तो दी होंगी कि तुझे क्या पड़ी थी, ठीक है? तुझे क्या पड़ी थी? ह्यूम ने चाहे उनको समझाया हो कि सर ये तो होना ही था, ठीक है? तो कोई दम नहीं है इस बात में। उल्टा बिपिन चंद्रा की देखो कितनी अच्छी बात है ये, कि इफ ह्यूम एंड अदर इंग्लिश लिबरल्स होप्ड टू यूज द कांग्रेस एज ए सेफ्टी वाल्व, कांग्रेस लीडर्स होप टू यूज ह्यूम एज ए लाइटनिंग कंडक्टर। लेटर डेवलपमेंट शो इट वाज द कांग्रेस लीडर्स हुज होप्स वर फुलफिल्ड।
ठीक है ना, नाक में दम कर दिया कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत के, ठीक है। तो ये है कहानी, ठीक है ना। तो बस क्या है, अब इसके बाद तो लड़ाई शुरू है, कांग्रेस बन गई, अब आ जाओ मैदान में। बस हमें फेजेस में पढ़ना है लड़ाई को। शुरू के जो पहले 20 साल हैं वो ठंडे दिमाग वाले बंदे हावी रहे, जब कुछ ज्यादा बेचारे नहीं हासिल कर पाए भारत के लिए, फिर गरम दल वाले आगे के। गरम दल वालों को तो पता ही है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि कुछ नहीं होना चिट्ठियां लिख के, कुछ नहीं होना है ऐसे हाथ फैला के, भिखारी थोड़ी बनना है। अपने मुल्क की आजादी की बात है, स्वराज की बात है, भिखारी बने हुए हैं, दे दो दे दो। तो अब ठीक है, उनका क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह है, जायज है। तो फिर वो आगे आ गए, ठीक है ना। अब आम लोगों को तो बस जोश दिखाना है, साथ में रिलीजन का तड़का लगा देना है, जो मर्जी करा लो। भारत की जो भी आजादी की लड़ाई रही है, इसमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है ना। चाहे अभी बंकिम चंद्र से ही देख लो आप, भारत माता का उसने विजन तो दे दिया, तुम्हें एक तस्वीर दे दी, एक आइडिया दे दिया कि हमारी माँ है ये, और ये गुलाम बना रखी है, देवी है ये, गॉडेस है वो भारत माता। तो बस फिर उसके बाद क्या है, समझो ना कि तो पूरा सिस्टम सेट कर दिया। ये गरम दल वाले थे, नरम दल वाले तो कहते थे कि बात क्यों कर रहे हो रिलीजन की, ये तो एक राजनीतिक कांग्रेस पार्टी है, इसमें तो हम सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तिलक ने कहा कि ऐसे राजनीति और रिलीजन को तो आप सेपरेट कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे, नहीं कर सकते, ठीक है ना। और तो फिर उसने यूज किया एक तरह से, ठीक है ना, रिलीजन को एक हथियार की तरह यूज किया, या फिर उनको जो सही लगा, ठीक है ना। ये ऐसे तो इनमें कैसे जान फूके इन लोगों में, ठीक है कि नहीं, कुछ तो इनके दिमाग में अब डालना ही पड़ेगा। तो गरम दल वाले आ गए, लेकिन नरम दल वालों का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक बेस तैयार करके दिया, इतनी रिसर्च की कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत कर रही है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, लॉज, जबरदस्त क्रिटिसिज्म किया, अखबार चलाए, एक ऐसा बेस तैयार कर दिया कि अब जो करना है गरम दल वालों लोग कर लो, ठीक है। हम हमारे तो तुम जूते मार रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई गल नहीं, जब कोई ढंग से हमें पड़ेगा कि हमने क्या किया, तो फिर जान ही लेगा कि हमने तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ठीक है कि नहीं। वो स्पीचेस देते थे, और गरम दल वाले कहते थे कि देते रहो स्पीचेस, इससे क्या होना है। तो वो कहते थे कि ये स्पीचेस ब्रिटिश को सुनाने के लिए नहीं है कि हम ब्रिटिश से मांग रहे हैं ये चिट्ठियां लिखकर ये दे दो, ये तो हम इंडिया के लोगों को समझा रहे हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है वो इस तरह की पॉलिटिक्स का है, ठीक है ना। आज इंडिया में किस तरह की पॉलिटिक्स है, यही तो है जो मॉडरेट कर रहे थे, ठीक है ना। आप मेमोरेंडम देते हो, आप इकट्ठे होकर डीसी को मिलते हो, एमएलए को मिलते हो, सीएम को मिलते हो, नहीं बात बनती, फिर आप कहते हो कि आ जाइए, फिर अब गांधी और सब भगत सिंह हमारे पास ही हैं, तो आप सड़क रोक लेते हो, फिर चक्का जाम भी कर देते हो, ठीक है। तो ये है, यहां तक करते हैं। कल कांग्रेस का जो फर्स्ट फेज है उसका करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है भाई। फिर हाँ, सन 2000 में हुआ होगा शायद, 2000, सन 2000। पता नहीं मुझे है, वो पार्लियामेंट पे अटैक नहीं था, हाँ वो तो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया था, हाँ मूवी बनी हुई है। अच्छा,
देखो, ठीक है भाई फिर।